नमस्कार दोस्तों। संसद में जो कल हुआ वो एक काला अध्याय था। संसदीय इतिहास का काला अध्याय था, लेकिन उससे ज्यादा कलंकित दिन आज है। और कलंकित क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे बहुत से कारण मौजूद हैं। और संसद में जिस तरीके से हो रहा है, संसद को जिस तरीके से कंगारू कोर्ट बना दिया गया है, संसद को वास्तव में जिसे कहते थे एक संसदीय परंपरा, संसदीय भाषा, एक भद्र लोक की भाषा होती थी, वह भद्र लोक खत्म हो गया। वैसे भी 250 अपराधी जिस जगह बैठे हो, यानी करीब करीब आधे अपराधी बैठे हो, तो आप क्या उम्मीद करेंगे? इन सारी स्थितियों के बाद में हम यही उम्मीद करेंगे कि हे ईश्वर, हमारे इस लोकतंत्र को, हमारे संविधान को, हमारे देश को बचा लीजिए। क्योंकि देश में जो हो रहा है वह अपने आप में शर्मनाक है। मैंने कल जो बात की थी उस पर बात करूं, उसके पहले एक और चीज बात करता हूं। आखिर इन बच्चों ने, जो 4-5 बच्चे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, क्यों इतने विवश हो गए? क्यों इतनी यह हालत हो गई कि उन्हें इस तरह का काम उठाना पड़ा, कदम उठाना पड़ा कि वो जंतर मंतर पे जाके प्रदर्शन करने की बजाय, वो प्रधानमंत्री आवास की तरफ जाके प्रदर्शन करने की बजाय, या वो और कहीं प्रदर्शन करने की बजाय, उन्होंने भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त जैसा एक कदम क्यों उठा लिया? क्यों उन्होंने अपनी ही सरकार को, अपनी चुनी हुई सरकार को चेताने के लिए उन्हें यह गंभीर कदम उठाना पड़ा, जबकि वो जानते थे इसमें सजा भी होगी, इसमें और भी कड़ी कार्रवाई हो सकती, न जाने क्या क्या हो सकता। सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, एक सामान्य से परिवार से आते हैं, और सारे बच्चों की जो मांगे हैं बड़ी जायज है कि इस देश के अंदर बेरोजगारी है, इतना पढ़ लिख लेने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। लड़कियों के साथ में सरेआम, सरे बाजार, सरे बलात्कार हो रहे हैं। देश को टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है, नफरत में बांटा जा रहा है, और न जाने क्या क्या हो रहा है। तानाशाही इतनी हावी है कि कोई जवाब देने वाला नहीं है। तो इस तरह की स्थितियां पैदा क्यों कि उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा? बच्चों ने किसी को नुकसान पहुंचाने वाला कृत्य नहीं किया, चाहते कर सकते थे। यदि इस गैस की बजाय ये जो धुएं वाला उन्होंने रखा था स्प्रे, इसकी बजाय यदि उन्होंने जहरीला स्प्रे रखा होता, उन्होंने कोई जैविक स्प्रे रखा होता, या कोई और चीज रखी होती, तो क्या होता? हमारे देश के कितने सारे सांसद, कितने क्या क्या स्थितियां होती। और अच्छा है कि राहुल गांधी जैसा बहादुर व्यक्ति वहां मौजूद था, कहीं नरेंद्र मोदी या अमित शाह जैसे लोग नहीं थे संसद में, नहीं तो पता नहीं क्या होता, तुरंत गोली मार दी जाती इन्हें, पता नहीं क्या बता दिया जाता। और फिर अपने झूठ को सच साबित करने के लिए किस तरीके से सबूत गढ़े जाते, वो भी हम देखते। लेकिन चलिए, इन सब के बाद में यह है, उन बच्चों को गिरफ्तार किया गया, करना भी चाहिए, कानून के तहत अपराध है। लेकिन उसी कानून के तहत जिस सांसद के पास से वो गए थे, वो भी तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मुलजिम बन जाता है। प्राइमा फेसी वो बन जाता है, प्रथम दृष्टया वो मुलजिम बनता है। तो क्यों नहीं आपने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की? सबसे पहले तो बनता है जिसके उससे पास बना उसको मुलजिम बनाइए, और फिर इनको बनाइए। फिर आप एग्जामिन कीजिए कौन दोषी है, नहीं है, या जो दोषी है उस पर चार्जशीट कीजिए, जो नहीं है उसे छोड़ दीजिए। यह सरकार यदि उचित समझे तो पूरा मुकदमा वापस ले ले। हुजूर, इन सारी चीजों पे गौर क्यों नहीं हुआ? उस सांसद पे बात क्यों नहीं हो रही है, उस प्रताप सिम्हा पे,
जो आपराधिक प्रवृत्ति का है, जो दंगे फसाद करता है, नफरत के नाम पे करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं, उससे पूछताछ नहीं, कोई चीज नहीं। तो आखिर पुलिस किसके इशारों पे और क्या जांच कर रही है? कौन सी जांच एजेंसी? इन बच्चों के ऊपर तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं, सख्ती कर रहे हैं, इन्हें रिमांड पे भी लेंगे, लीजिए। तो साहब उस सांसद को भी तो लीजिए। उसने किसके कहे पर बनाया? वो बच्चे तो मैसूर के रहने वाले नहीं थे, कोई बच्चा इनमें से मैसूर का रहने वाला नहीं। तो साहब फिर इन बाहर के लोगों का कैसे बना दे रहे हैं? आपके संसदीय क्षेत्र का तो है नहीं। चिंताजनक है और इसके बारे में सोचना चाहिए। यदि किसी की सिफारिश पे बनाया है तो बताइए कि इसकी सिफारिश पे बनाया है, इसके कहे पे बनाया है, क्यों बनाया। सारी चीजें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। यही तो सवाल देश के विपक्षी सांसद पूछ रहे हैं कि आखिर हम सबके जीवन को, इस देश की विधायिका को खतरे में डाल दिया गया, इस देश के तमाम अहम लोगों को खतरे में डाल दिया गया जो इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इस देश की पूरी व्यवस्था को खतरे में डाल दिया गया। तो साहब इस पर तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, लेकिन वो भागे घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री मुंह छिपाए घूम रहे हैं, अमित शाह डरा हुआ सा घूम रहा है। अरे भाई बताइए, आप तो जेल में भी रहे हैं, आपको तड़ीपार भी किया गया था, तो आपको बताने में क्या हर्ज है कि ये आखिर अपराधी हैं या सही लोग हैं या किसी के सिखाए हुए हैं, क्या है अब तक की आपकी 24 घंटे की इन्वेस्टिगेशन में क्या आया है? आप आश्वस्त कीजिए उस सदन को, लेकिन आपके अंदर ये क्षमता नहीं है, क्योंकि आप झूठ और नैरेटिव के आधार पर चलते हैं। लेकिन उन बच्चों ने जो सवाल उठा दिया है इस घटना के जरिए, उस पर तो बात सबसे पहले होनी चाहिए। इतना पढ़ने लिखने के बाद नीलम बेरोजगार, क्यों बेरोजगार है? बाकी बच्चे बेरोजगार है, क्यों बेरोजगार? क्योंकि इस देश की सरकार आपको रोजगार नहीं दे सकती। इस देश की सरकार जब यह कहती है कि हम इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी कर रहे हैं, हम इतने दुनिया की इतनी तेज बढ़ती हुई रफ्तार की इकोनॉमी है, तो साफ सवाल इसलिए उठता है कि यदि आप इतनी तेज, इतनी बढ़ती हुई, तो किस बूते हैं? 174 लाख करोड़ के कर्ज के बूते पे आप कहते हैं कि आप इकोनॉमी इतनी मजबूत, और साहब इनमें 125 करोड़ का कर्ज जो है आपकी सरकार में, यानी 9 साल में इस देश के ऊपर इंपोज किया गया। 9 साल में इस देश पर 125 करोड़ का कर्ज लाद दिया गया, और कहते हैं आपने देश बना रहे हैं, हम मजबूत कर रहे हैं या देश को खोखला कर रहे हैं। पूंजीपतियों का 25 लाख करोड़ माफ कर देते हैं, और वो पूंजीपति जिनका आप माफ करते हैं वो इस देश को रोजगार कितना देते हैं? उन सबको यदि जोड़ लेते हैं तो भी वो लोग 10 लाख लोगों को रोजगार नहीं देते, 5 लाख लोगों को रोजगार नहीं देते। सोचिए आप। और यदि आप अपने देश के पीएसयूज को मजबूत कर देते इतने पैसे में, तो वो कम से कम 1 करोड़ लोगों को बेरोजगारी से बचा लेते, कम से कम 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे देते। तो यह स्थिति होती। चलिए छोड़िए इस पर। इस देश के अंदर आंकड़े बताते हैं कि इस देश के अंदर 90 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, और उन 90 में से 46 करोड़ लोगों ने रोजगार खोजना बंद कर दिया है, क्योंकि वो उम्मीद खो चुके हैं। आपने वैसे ही कह दिया था पकौड़े तलिए, पकौड़े वाले बन जाइए, चाय बेचिए। साहब आप डिग्री और सब कुछ लेके घूमिए और चाय बेचिए, पकौड़े बेचिए और खुश रहिए, क्योंकि इस देश की सरकार आपको रोजगार नहीं दे सकती। इस देश की सरकार आपको भिखारी बना के खड़ा करती है, और भारत सरकार, नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं, शर्म आनी चाहिए कि आप 81.9
35 यानी 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त देकर उनका जीवन बचा रहे हैं। यानी इस दशा में आपने लाके देश को खड़ा कर दिया है। सोच करके शर्म आती है कि 130-40 करोड़ के देश में, चूंकि जनगणना नहीं हुई इसलिए एग्जैक्ट फिगर नहीं, लेकिन उम्मीद की जाती है 130 से 140 करोड़ के आसपास की आबादी। और इतनी आबादी में यदि 90 करोड़ बेरोजगार हैं और 81.35 यानी या तो आप 81 कह लीजिए या 82 कह लीजिए राउंड फिगर में, इतने लोग भूखमरे हैं, तो साहब शर्म आनी चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार के ये आंकड़े कि 45 साल में सबसे ज्यादा महंगाई इस वक्त है। 45 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हो गई। खुदरा महंगाई बढ़ गई, दूसरी और महंगाई बढ़ गई, थोक महंगाई बढ़ गई। उसके बाद कहते हैं आप देश बना रहे हैं। कौन सा देश बना रहे हैं? मूर्खों से या उनके जरिए, गोबर दिमाग लोगों के जरिए आप जीत कर आए और कहें कि आप देश बना रहे हैं, तो शर्म आती है। उन गोबर दिमाग लोगों ने जिन्होंने आपको वोट दिया है, आपकी पार्टी को वोट दिया है, मुझे उन पर भी शर्म आती है कि वो गधे हैं क्या? वो किस आधार पर वोट देते हैं? मुझे उन मतदाताओं पे शर्म आती है। शर्म आती है ऐसे मतदाताओं पे जो नफरत के आधार पर वोट देते हैं, इस देश को बर्बादी करने की दिशा में मोड़ देते हैं। नेपाल जैसा देश हमारे देश की 7200 वर्ग एकड़ जमीन कब्जा कर लेता है। हमारी सरकार सोई रहती, हिम्मत नहीं होती है कि वो उसको जवाब दे सके। चीन हमारा 2500 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर लेता है, कई गांव बसा देता है सीमा पर, लेकिन हमारी सरकार कहती न कोई घुसा है न कोई घुस आया है। अब संसद में न कोई घुसा है न घुस आया है। किसने घुसा दिया है? क्यों प्रताप सिम्हा ने उसे पास जारी किया? इसका जवाब नहीं है। और जब जवाब मांगते हैं सांसद, तो 14 लोकसभा के एक राज्यसभा का सांसद को सस्पेंड कर दिया जाता है। और हालात ये है नफरत की, उन जो 14 को सस्पेंड किया जाता है उनमें एक ऐसा सदस्य है जो सदन में आज गया ही नहीं। जो सदन में ही नहीं गया उसे भी आपने सस्पेंड कर दिया। तो यानी आप लिस्ट पहले ही से बना के रखते हैं कि हाँ किसको किसको कर देना है, आंख मूछ के कर देंगे, क्योंकि कंगारू कोर्ट चल रही है। आपने कंगारू कोर्ट की तरह जिस तरीके से महुआ मोइत्रा को बर्खास्त किया बगैर उसका पक्ष सुने, हमारे देश का संविधान कानून कहता है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन होना चाहिए, यानी सभी पक्षों की सुननी चाहिए। लेकिन क्या सुनी गई? महुआ मोइत्रा कहती रह गई मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरा जवाब सुन लीजिए, बाकी जो करना हो कीजिएगा, लेकिन नहीं सुना गया। और जब एथिक्स कमेटी ने बुलाया और वो गई तो उनसे सवाल पूछे जा रहे थे, किसके साथ सोती हैं, क्या पहनती हैं, क्या करती हैं, रात में क्या करती हैं, किससे बात करती हैं। गजब की स्थिति है, एक महिला से इस तरह के सवाल, और उसके बाद में आप एथिक्स बता रहे हैं। एथिक्स, सारी एथिक्स को भाड़ में झोंकने के बाद आप ऐसी बात करते हैं। शर्म आती है, आप पे लज्जा आती है ऐसे लोगों को देखकर। इतने घिनौने लोग हैं, और घिनौनापन तो ऐसे ही समझ में आता है। सारे जितने बलात्कारी निकलते हैं वो तो सब भाजपा के ही निकलते हैं। अभी भी सोनभद्र में आपके ही एक विधायक हैं, भाजपा के ही विधायक, सिटिंग विधायक, एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप के मामले में दोषी पाए जाते हैं। अदालत सजा सुनाएगी 15 तारीख। उसके पहले सेंगर ने उन्नाव में जो किया, उस विभत्स घटना को आप भूल सकते हैं? साहब उनका आप बचाव कर रहे थे। आप बचाव करते हैं चिन्मयानंद का, जो अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की के साथ में क्या करते हैं। तो साहब आप इस तरह से निकल, और ऐसे लोगों को ऐसा का आप समर्थन करते हैं। हाथरस केस के आरोपियों का आप समर्थन करते हैं। आप पहुंच करके लखीमपुर खीरी केस के आरोपियों का समर्थन करते हैं।
और ये एक जगह नहीं, आप छत्तीसगढ़ में देखिए, लड़की राखी बांध के आ रही थी और भाजपा के नेता और उसके साथियों ने किस तरीके से गैंग रेप किया था। इसी तरीके से राजस्थान में घटना हुई थी, भाजपा के ही लोग थे जिन्होंने ये किया। तो आप हर कुकर्म करेंगे, उसे जस्टिफाई करेंगे और फिर नफरत फैला के जीतना चाहेंगे, नफरत के बूते सरकार बनाना चाहेंगे। सब स्थिति आप देखिए। और जो नफरत फैलाते हैं उनसे पूछिए, आपके काबिल लोग अपने रामलला की मूर्ति नहीं बना सकते। इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने मजबूरी में वो मूर्ति कहां बनवाई? 24 परगना में, पश्चिम बंगाल के, वो भी किससे? जमालुद्दीन से। जमालुद्दीन और उसके बेटे ने वो मूर्ति तैयार की जो रामलला की, जिसे आप पूजेंगे। यानी आपके पास इतना भी काबिलियत नहीं है और कहते हैं कि साहब हम तो 80% वाले हैं, वो 20% वाले हैं। हमारा प्रधानमंत्री कहता है कि उन्हें कपड़ों से पहचान लेते, तो कपड़ों से पहचानने वाला, तो यह दुर्दशा है। यह दुर्दशा है राष्ट्रीय अस्मिता का नाम लेकर के आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा बनवाते हैं और जिसपे आप इतना सब कुछ ड्रामा करते हैं, वो प्रतिमा आप बना नहीं सकते तो चाइना से बनवाते हैं। उस चाइना से जिसे आप तमाम तरह से कोसते, कोसिए, लेकिन अपनी जमीन सौंप देंगे, पैसा देंगे, व्यापार देंगे, सब कुछ देंगे चाइना को। इस दशा में आपने देश को कर दिया है। यदि यही देश में करते तो कितना रोजगार मिले। हालात ये हैं, अपने पूंजीपति मित्रों के लिए सब कुछ बेच देना, सब कुछ बर्बाद कर देना, और ये स्थिति। इसके बाद प्रधानमंत्री क्या कहता है कि कोई मंत्री न कुछ बोले, कोई सांसद कुछ न बोले, प्रतिक्रिया व्यक्त ना करे। क्यों? आपकी घिनौनी, आपकी सरकार थी 2001 में जब संसद पर हमला हुआ था। वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन हमारे जवानों ने अपने जीवन की आहुति देकर के बचाया था। और आज भी जो स्थिति है, वो बच्चे मजबूर हुए, मजबूरी भी आपने पैदा की, और जो हुआ उसका भी सुरक्षा में लैप भी आप किए। यानी आप सिर्फ घिनौनी हरकतें कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, मक्कारी कर सकते हैं, और जहां जवाब देने की बारी आएगी चुप्पी साध लीजिए। आप तो दे नहीं पाए 9 साल में किसी स्वतंत्र पत्रकार के सवाल का जवाब, अब क्या देंगे? आप तो गुलामों के आदी हैं और देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, व्यवस्थाओं को गुलाम बनाना चाहते हैं, और उसके लिए कर रहे हैं। और नफरत के बूते आप अपने आप को वोट पाने की बात करते हैं। आज मैं एक जगह बैठा था, तमाम लोगों से बात हो रही थी। मैंने कहा बताइए आप अपने मोदी जी के 3 काम बता दीजिए। 3 काम नहीं बता सके। अंततः वो 3 काम जो बताए वो नफरत वाले काम। तो साहब आपके पास तो बताने के लिए भी कुछ नहीं, और तुलना चाहते हैं अपनी नेहरू से, उस नेहरू से जिसने देश बनाया, सब कुछ बनाया, जिसके बूते हम आप आज बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं। यानी किस दशा में आपने देश को ढकेल दिया है। शर्म आती है। और इन स्थितियों में बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, शिक्षा का गिरता स्तर, बर्बाद मनगढ़ंत शिक्षा, आईआईटी से लेके सब तक के बच्चों की हालत बद से बदतर, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बर्बादी और महंगी फीसें, कहां से कौन करेगा? आपने सिर्फ बर्बादी दी है इस देश को। सिर्फ नफरत के बूते खड़े हैं आप, और उस नफरत का असर संसद से लेके सड़क तक दिखाई दे रहा है। बच्चे अपराधी बन रहे हैं। हे ईश्वर, यदि कहीं तुम हो तो बचाओ इस देश को, क्योंकि ये घिनौने लोग यही कहेंगे। लेकिन वो बहादुर राहुल गांधी था जो संसद में इसके बावजूद बगैर डरे सीना ताने खड़ा रहा। लेकिन ये सावरकर के भक्त भाग खड़े हुए थे, किसी में हिम्मत नहीं थी कि सामना करते। और आए कब? जब पकड़ लिया कांग्रेस के सांसद औजला ने और हनुमान बेनीवाल ने, उसके बाद उन्हें पीटने आते, कुछ और नहीं कर सकते। तो आपकी हैसियत सिर्फ इतनी। जय।